Hello students, welcome to you all in chapter 3rd, Sultans of Delhi part 3rd. Today we will discuss the further topics of this chapter. Administration and consolidation under the Khiljis and Tughlaqs. Now first, what is the meaning of the word consolidation? Consolidation means होता है किसी चीज़ को संगठित करना, grouping करके रखना. The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrator. इतनी बड़ी सल्तनत को, इतने बड़े एम्पायर को एक साथ करने के लिए, एकजुट करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए दिल्ली सल्तनत को क्या चाहिए थे? रिलायबल गवर्नर्स. रिलायबल मीन्स होता है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें. एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफटेन्स एज गवर्नर्स. तो दिल्ली सल्तनत ने, दिल्ली सुल्तान्स ने जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स मतलब होता है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं वो, एंड लैंडेड चीफटेन्स एज गवर्नर्स, और जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती हैं, जो ज़मींदार होते हैं, उनको गवर्नर्स बनाने से अच्छा जो दिल्ली सुल्तान्स हैं उन्होंने स्पेशली इल्तुतमिश, अगर हम दिल्ली सुल्तनत में इल्तुतमिश की बात करें, फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेस्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदागन इन पर्सियन. बंदागन एक पर्सियन वर्ड है जो स्पेशली यूज्ड फॉर स्लेव्स हु आर परचेस्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज. ये ऐसे स्लेव्स हुआ करते थे जिन्हें मिलिट्री में पर्टिकुलरली एक ट्रेनिंग देने के लिए या फिर उनको सर्विसेज के लिए खरीदा जाता था. और ऐसे स्लेव्स मीन्स गुलाम, और ऐसे गुलामों को बंदागन कहा जाता था, जो कि इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में हुआ. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. इन लोगों को, जो ये बंदागन थे, जो स्लेव्स थे, इनको इस तरीके से ट्रेंड किया जाता था जिससे कि ये स्पेशल पॉलिटिकल ऑफिस में रूल कर सके, उनको संभाल सकें. सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम. जो स्लेव्स हुआ करते थे, जो बंदागन हुआ करते थे, ये अपने मास्टर्स पर टोटली डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से जो सुल्तान था वो इन पे पूरा ट्रस्ट किया करता था. The Khiljis and Tughlaqs continued to use Bandagan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. तो तुगलक और खिलजीज ने क्या किया कि इन्होंने बंदागन, जो आपके स्लेव्स हुआ करते थे, उन्हें ट्रेंड करके इस तरीके से बनाया कि वो हाई पॉलिटिकल पोजीशन में उन्हें अपॉइंट कर सकें. दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, और इन्हीं बंदागन को, इन्हीं जो इनके क्लाइंट्स हुआ करते थे, इन्हें वो जनरल और गवर्नर्स बनाया करते थे बाद में. हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट हुई. इंस्टेबिलिटी मतलब होता है जब कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से परमानेंट ना हो, टेम्पररी हो, दैट इज कॉल्ड इंस्टेबिलिटी. स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रॉन्स. जो स्लेव्स हुआ करते थे, जो बंदागन हुआ करते थे, और जो क्लाइंट्स हुआ करते थे, जिन्हें खिलजीज एंड तुगलक्स ने अपने पॉलिटिकल पोजीशन के लिए ट्रेंड किया था, वो अपने मास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे, वफादार हुआ करते थे. एंड पैट्रन्स मतलब होता है संरक्षक, बट नॉट टू देयर हेयर्स. हेयर्स मीन्स उत्तराधिकारी. New sultans had their own servants. As a result, the accessions of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. तो जिसकी वजह से जब कोई राजा या महाराजा किसी की डेथ हो जाया करती थी, तो जो उनके हेयर्स थे, जो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके और इन स्लेव्स के बीच में, इन बंदागन्स के बीच में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाया करते थे. The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tuarix criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices. आपने इसके फर्स्ट वीडियो में तुआरिक्स के बारे में पढ़ा था. तो इन तुआरिक्स ने दिल्ली सुल्तान्स के इस वर्क को, कि वो स्लेव्स को ट्रेंड करके हाई पोजीशन में अपॉइंट कर रहे हैं, काफ़ी क्रिटिसाइज्ड किया, काफ़ी इसे गलत ठहराया. उनका मानना ये था कि लो एंड बेस बॉर्न, एक स्लेव्स को आप ट्रेंड करके हाई ऑफिस में, हाई पोस्ट में अपॉइंट कर रहे, ये गलत चीज़ है, जिसकी वजह से काफ़ी एलाइट पीपल्स जो थे, एलाइट मीन्स होता है काफ़ी रिच पीपल्स, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए. Like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarch appointed military commanders as governors of tertiaries of varying sizes. तो जो खिलजी और तुगलक जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि अपने मिलिट्री कमांडर्स को अलग अलग टेरिशरीज मतलब होता है अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, अलग अलग साइज़ के, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, उनमें इन्हें गवर्नर्स अपॉइंट किया. These lands were called इक्ता, और सुल्तान्स के द्वारा, खिलजी एंड तुगलक्स के द्वारा जो ये ज़मीन दी जाती थी इन कमांडर्स को, उसे इक्ता कहा जाता था. एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति. और जिस
उस ज़मीन को जिसको दिया जाता था उसे इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था, इन कमांडर्स को। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीस वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। तो इन मिलिट्री कमांडर का ये काम था कि वो अपने इक्तास, अपने उस रीजन की क्या करें, मिलिट्री कैंपेन के थ्रू प्रोटेक्शन करे, रखवाली करे और अपने उस रीजन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखें। इन एक्सचेंज, इसके बदले, फॉर द मिलिट्री सर्विसेज, अपने मिलिट्री सर्विसेज के बदले, द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। उन्हें अपने काम के बदले खिलजीस एंड तुगलक सुल्तान के द्वारा सैलरी दी जाती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज, और जो रेवेन्यू, जो लगान ये वहाँ के किसानों से वसूला करते थे, इसी से वो अपने सैनिकों को सैलरी भी दिया करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज नॉट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइन इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। कई बार ऐसा हुआ करता था कि एक मिलिट्री कमांडर को एक इक्तास से शिफ्ट करके किसी दूसरे इक्तास में भेज दिया जाता था। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अब इस तरीके की जो हार्श कंडीशन थी, जो सिचुएशंस थी, वो काफ़ी कठोर हुआ करती थी, काफ़ी रिगोरसली हुआ करती थी, और ख़ास करके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ये चीज़ें चली। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the मुक्तीज़, और मुक्तीज़ के द्वारा अपने इक्तास में से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसके लिए दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया, एक अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिया जो कि कितना रेवेन्यू लिया जा रहा है उसका हिसाब किताब रखा करता था। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट। इसमें जो अकाउंटेंट थे उनका काम ये था कि स्टेट के द्वारा जितना रेवेन्यू वहाँ के पीजेंट्स में इम्पोज किया गया है क्या उतना ही लिया जा रहा है या नहीं, ये चेक करना। एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, और कितने सोल्जर्स एक इक्तास के अंदर दिए गए हैं ये चेक करना। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। अब जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने अपने आसपास के हिंटरलैंड को, मैंने आपको इसके पार्ट सेकंड में बताया था कि हिंटरलैंड किसे कहते हैं, दे फोर्स द लैंडेड चीफटेन्स। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली सुल्तान्स ने अपने आसपास के हिंटरलैंड में कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और जो उन कंट्रोल किए हुए लैंड के जो चीफटेन्स थे, जो मुखिया थे, द सामंता एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं, एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और उन्होंने कंपेल्ड कर दिया, विविश कर दिया कि वो उनकी पावर को एक्सेप्ट कर ले, उनके सामने झुक जाए। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। और इन हिंटरलैंड के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में क्या था, उन्होंने पूरे रेवेन्यू के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल कर लिया। The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes। तो जो हिंटरलैंड के जो चीफटेन्स हुआ करते थे, जो वहाँ के मुखिया हुआ करते थे, उनसे भी टैक्स लिया जाने लगा। और पहले क्या था कि पहले जो ये चीफटेन्स थे अपने पर्टिकुलर एरिया का टैक्स खुद वसूला करते थे, लिया करते थे, लेकिन जब से दिल्ली सुल्तान्स ने इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो ये सारी चीज़ें इनसे छीन ली गई और इन्हें भी टैक्स देने के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया गया। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। और जो सुल्तान के द्वारा जो अकाउंटेंट्स, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ पे रखे गए थे, उनका काम था प्रॉपर लैंड की यहाँ कितनी ज़मीन है, कितना टैक्स लेना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना। Some of the old chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors and assessors। इसमें से जो कुछ ओल्ड चीफटेन्स थे जिसके ऊपर दिल्ली सुल्तान्स को काफ़ी ट्रस्ट था, उन्हें रेवेन्यू कलेक्टर और एसेसर्स अपॉइंट कर दिया। एसेसर्स मीन्स होता है कर निर्धारक, जो ये निर्धारित करे कि टैक्स कितना लेना है। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 3 प्रकार का टैक्स वहाँ के लोगों से लिया जाता था। द फर्स्ट वन इज़ ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खर्ज। उनके कल्टीवेशन में, यानी जितना वो खेतों में जो उनकी पैदावार हुआ करती थी, जो फसल को वो उगाया करते थे, उसके ऊपर टैक्स लगाना, जिसे खर्च कहा जाता था। एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, यानी कि एक किसान के द्वारा जितना प्रोडक्शन किया जा रहा है, जितनी पैदावार की जा रही है, उसका 50% वो एज अ रेवेन्यू, एज अ टैक्स दिल्ली सुल्तान्स को पेड किया करता था। सेकेंड ऑन कैटल्स, और जितने उनके पास जानवर हैं, भेड़ बकरियाँ या फिर जो भी चीज़ है, उनके ऊपर भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था। और थर्ड था ऑन हाउसेस, घर के ऊपर भी जहाँ वो रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप के टैक्स पीजेंट से लिया करते थे।
It is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. अभी भी दिल्ली सुल्तान्स के कंट्रोल में सबकॉन्टिनेंट यानी कि भारत का ज़्यादातर पार्ट नहीं था. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi and soon after annexing southern India. तो दिल्ली से बंगाल के रीजन में, बंगाल के गैरिसन एरिया में कंट्रोल करना दिल्ली सुल्तान्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था. तो धीरे 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 उन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटियर, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया है कि हिंटरलैंड किया है एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर किया है, तो दिल्ली सुल्तान्स ने साउदर्न इंडिया की ओर अपना एनेक्सिंग यानी कि उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, कॉन्क्वर्ट करना शुरू कर दिया. द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट और धीरे 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 करके उन्होंने पूरे भारत में अपना कंट्रोल कर लिया. इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज. इवन जो आपके नॉर्दर्न साइड में जो गंगेटिक प्लेन्स हैं, गंगा का जो मैदान है वो काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया था. दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, और जिसमें जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनका जा पाना, उस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था. लोकल चीफटेन्स स्टेबलाइज देयर रूल इन दीज रीजन्स. जो वहाँ के लोकल चीफटेन्स थे, जो वहाँ के मुखिया थे, उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इन रीजन्स में बना रखे थे. समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. कई बार अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने इन एरियाज़ में अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाए. द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर. 1219 में मंगोल के जो गेंगिस खान है उन्होंने इन्वेडेड यानी आक्रमण कर दिया. कहाँ पे? ट्रांसोक्सियाना, जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान में है. ईरान वाला जो आपका एरिया है, आप इस मैप में इजीली देख सकते हैं कि पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के जो आपके वेस्ट वाला पार्ट है वो आपका ईरान है. और स्पेशली जो मंगोल्स थे वो कहाँ के थे? मंगोलिया के थे, जो चाइना के नियर हैं. तो ये एक मंगोल एक ट्राइब है जिन्होंने धीरे 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 मंगोल या चाइना के आसपास के जो रीजन है उसमें कंट्रोल कर लिया और वो फिर ईरान तक पहुंच गए. तो ईरान तक पहुंचने के बाद भारत में आने की जो उनके चांसेस थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए. ऑनस्लॉट मीन्स होता है हमला करना, अटैक करना, और बहुत जल्द दिल्ली सल्तनत में उन्होंने अपना आक्रमण कर दिया. मंगोल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जब वो दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा था, और मोहम्मद तुगलक के स्टार्टिंग के टाइम पे मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया. दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज. जिसकी वजह से मंगोलों के अटैक की वजह से, आक्रमण की वजह से दिल्ली सल्तनत के जो ये दोनों के दोनों रूलर्स थे, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, इन दोनों ने मंगोलों से निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी बना डाली, और जिसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया. लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान्स डेल्ट विद दिस. और अब हम इस जो आपके यहाँ बगल में आपके जो ये साइड में टेबल बना हुआ है, इसमें कंपैरिजन दिया है अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक का, कि किस तरीके से उन्होंने मंगोलों के अटैक से अपने दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए. So students, here we have completed the third part of this chapter. On the basis of this video, you have to solve out the answers of these questions in your rough notebook. Thanks for watching.